आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज सामरकर। आज हम चर्चा करेंगे संविधान में दिए वर्णित 12 अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में हमारे यहाँ जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। आज हम इन्हीं अनुसूचियों में कौन कौन के संबंध में चर्चा करेंगे और कौन कौन से अनुसूची में क्या क्या बातें दी गई उसके संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, अर्थात बताया गया है कि भारत में 28 राज्य और वर्तमान में 8 संघ शासित क्षेत्र जो है वर्तमान में है। इसके अलावा दूसरी अनुसूची में हमारे जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। आपको बता दूं, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख नहीं है वेतन का, क्योंकि उन्हें राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। इसके अलावा तीसरी सूची में आते हैं। तीसरी सूची में हमारे यहाँ जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं वह उनके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है कि वह किन चीज़ों का शपथ लेंगे। जैसे उसमें उल्लेख है प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर हैं, वह पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। साथ ही साथ जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के, वह संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे, ये कहा गया है। इसके अलावा हम आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के मध्य राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है ना। जैसे आपको बता दूं, कुल राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जिसमें से 238 पर चुनाव होते हैं, 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 238 सीटों का बंटवारा विभिन्न राज्यों के मध्य किया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीटें आती हैं। इसके अलावा आते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में संघ अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में, प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है। अर्थात कई ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है, जहां उनकी सघनता, जनसंख्या की सघनता उनकी बहुत ज़्यादा है। तो उन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जो है दिया गया है। और इसी प्रकार छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में विशेष उल्लेख किया गया है और जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है। आपको बता दूं, पाँचवीं और छठवीं अनुसूची दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है वह अनुसूचित जनजातियों के संस्कृतियों का संरक्षण करना है, उनके सामाजिक प्रतिमान, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं और उनकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसका संरक्षण संवर्धन करना है, ताकि उनके परिवेश में रहकर अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए उसका न केवल संरक्षण संवर्धन करें बल्कि उसको बनाए रखें और उसमें अपनी जीवन विधि को संचालित करें। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्य के मध्य हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 अनुसूचियाँ बताई गई हैं। संघ सूची पहला है। संघ सूची में वे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं। ऐसे विषयों की संख्या वर्तमान में 100 है और इसमें इन विषयों पर नियम निर्माण करने का, नीति निर्माण करने का, योजना निर्माण करने का अधिकार केवल और केवल संघ सरकार और संसद को प्राप्त है। इन विषयों में नियम निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को या राज्य के विधानमंडल को नहीं है। इन विषयों में जैसे जनगणना है, इसमें आपका विदेश नीति आती है, रक्षा संबंधी मामले हैं, रेल है, दूरसंचार है, और इसमें आपका जैसे युद्ध संबंधी विषय हैं, और हमारे यहाँ इसमें ऐसे कुल 100 विषयों की संख्या इसमें बताई गई है। इसमें वो भी आते हैं, विदेशी निवेश भी आता है, बैंकिंग क्षेत्र भी आता है, शेयर मार्केट भी इसमें आते हैं। ठीक है। अब आते हैं, दूसरा है
राज्य सूची। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय को रखा गया है और ऐसे विषयों की संख्या वर्तमान में 61 है। इन विषयों में नियम निर्माण करने का अधिकार केवल और केवल हमारे राज्य के विधानमंडलों को और राज्य सरकार को दिया गया है। इसमें नियम निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है और है भी तो बहुत विशेष परिस्थितियों में दिया गया है, आपातकालीन परिस्थितियों में दिया गया है। और यदि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि संघ जो है इन विषयों पर नियम निर्माण करता है तो इसमें आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय अगर इस चीज़ को निरीक्षण करने पर, परीक्षण करने पर पाता है कि सही है तो यह ऐसे उस समय बनाए गए नियमों को शून्य घोषित करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा आते हैं, तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों महत्व के विषय हैं, उनको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में नियम निर्माण करने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है। परंतु यदि कोई ऐसा नियम है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों में परस्पर विरोधाभास है तो ऐसे में संघ के द्वारा बनाया गया नियम लागू होता है। ऐसे विषयों की संख्या 52 है। ऐसे विषयों में जैसे बंदरगाह हैं, वन्य जीव जंतु है और पर्यावरण संरक्षण है और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक नियोजन है, ऐसे विषय इसमें आते हैं। इसके अलावा एक और है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में वे विषय रखे गए हैं जो उपरोक्त तीनों सूचियों में जिनका उल्लेख नहीं है वो अवशिष्ट सूची में माना जाता है और अवशिष्ट सूची में नियम निर्माण का अधिकार हमारे यहाँ संघ को दिया गया है। यह 7वीं सूची केंद्र राज्य संबंधों में मधुरता लाने, समन्वय, सामंजस्य लाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। अब आते हैं 8वीं सूची। 8वीं सूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे यहाँ पूर्व में 14 राजभाषाओं का उल्लेख था। बाद में 7वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जो है 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। बाद में फिर 71वें संविधान संशोधन में जो है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जो है यह 3 और भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा दिया गया। तो कुल हो गए हमारे यहाँ 15 और 3 18। बाद में हमारे यहाँ 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को और दर्जा दिया गया, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी है ना। जिसमें डोंगरी कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है और मैथिली उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है, संथाली झारखंड क्षेत्रों में बोली जाती है और बोडो जो है असम वाले क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वोत्तर राज्य की बोली जाती वाली भाषा। इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा जो है हमारे यहाँ प्राप्त है। अब आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार संबंधी कानूनों का पूरा उल्लेख है। विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा जो भी भूमि सुधार संबंधी कानून जो है पारित किए गए हैं इसको इसमें सम्मिलित रूप से एक साथ जो है रखा गया। फिर आते हैं 10वीं सूची। 10वीं सूची में दल बदल विरोधी कानून इसका उल्लेख किया गया है। यह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1985 में इसको जोड़ा गया है। दल बदल एक राजनीतिक हमारे यहाँ कह सकते हैं विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण लगातार सरकारें अस्थिर होती जा रही थी और धन बल बाहुबल का प्रभाव सरकार बनाने और गिराने में और बहुमत सिद्ध करने में होने लगा था। तब ऐसे में ऐसी विसंगति को दूर करने के लिए हमारे यहाँ दल बदल विरोधी जो है कानून लाया गया। ये जो दल बदल विरोधी कानून है इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के पश्चात यदि दल बदल करता है, चाहे वो निर्दलीय विधायक क्यों न हो या निर्दलीय सांसद क्यों न, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और यदि 2/3 बहुमत कोई विधायक दल 2/3 बहुमत से अगर दल बदल करते हैं तो उसकी सदस्यता बचेगी। और यदि पार्टी का विलय किसी अन्य पार्टी में चाहते हैं तो 2/3 जो है सदस्य उस पार्टी के अगर चाहेंगे तब उस पार्टी का दूसरे पार्टी में विलय माना जाता है। ये होने के बावजूद इसमें भी काफ़ी विसंगति आने लगी, क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ने लगी, लोग अकेले ना आकर अब समूह में आने लग गए। परिणाम स्वरूप बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का भी अस्तित्व जो है
होने लगा, बढ़ने लगा। एक नई विसंगति उत्पन्न होने लगी, मंत्रिपरिषद का आकार बढ़ने लगा। तो पुनः इसमें और संशोधन करते हुए 91 कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट लाकर, 91वां संविधान संशोधन लाकर इसे और कठोर जो है बनाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत जो है अब मंत्रिपरिषद का आकार जो है संविधान के द्वारा तय कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संघ में मंत्रिपरिषद का जो आकार है वह संघ में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सीट का 15% से अधिक नहीं होगा, प्रधानमंत्री सहित। वहीं राज्य में जो है मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित जो है उस राज्य की विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगा, ये तय किया गया और इसे अधिक कठोर बनाने का प्रयास किया। अब आते हैं 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन यह 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जो है जोड़ा गया है और 73वें संविधान संशोधन यह 1993 में जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख किया गया है और साथ में 11 अनुसूची में इनको 29 विषय दिए गए हैं जिन विषयों में इसे नियम निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है और इसमें स्थानीय नगरीय निकाय संस्थाओं का उल्लेख किया गया है और यह भारतीय संविधान में भाग 9 क में आर्टिकल 243 में ही इसका उल्लेख किया गया है और साथ में 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं जिसमें ये नियम निर्माण हमारे यहाँ कर सकते हैं। इस प्रकार एक तरह से 11वीं और 12वीं अनुसूची के माध्यम से हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है और इसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से और नगरीय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम से हम उन संस्थाओं को संवैधानिक संस्था का दर्जा देते हुए अपने पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय में और नगरीय निकाय संस्थाओं को 18 विषय में नियम निर्माण करने का अधिकार देते हैं। तो ये कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। ठीक, धन्यवाद।